तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उन्हीं को फैटी लिवर होता है। 25% कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में डाइट से है, 75% लिवर मैन्युफैक्चर करता है। एचडीएल बढ़ाने में मेहनत लगती है, तभी तो एचडीएल बढ़ाने की कोई दवा नहीं है। एक का एलडीएल है 170 और एक का एलडीएल है 120। हाँ जी। 170 वाले को हार्ट अटैक नहीं हुआ, 120 वाले को हार्ट अटैक हो गया। क्यों? आपके शरीर में हार्मोन बनते हैं। देखिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स में, टेस्टोस्टेरॉन मेल में। ये तभी बनते हैं जब कोलेस्ट्रॉल हो। कैसे बनता है ब्लॉकेज? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्राइग्लिसराइड से ज्यादा हानिकारक है। जो वीएलडीएल में कोलेस्ट्रॉल है और जो आईडीएल में इंटरमीडिएट में कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल से भी ज्यादा हानिकारक है। इसके बाद आगे बताएंगे आपके जो रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल से 3 गुना ज्यादा हानिकारक है। आपको क्या लगता है कि समाज में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे बड़ा भ्रम कौन सा है? अच्छा, सबसे बड़ा भ्रम है सप्लीमेंट्स। कौन से? क्या मार्केट में ऐसा कोई जूस है जो कोलेस्ट्रॉल को गिरा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जो कि अमेरिका में 30 साल से ज्यादा समय तक हार्ट के डॉक्टर रह चुके हैं। आज हम सर से कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यहां आप जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, कैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल की पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, और जो आप अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराते हैं, और उसमें क्या सही पैमाना होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का, यानी हाईएस्ट लेवल क्या होना चाहिए, मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, कैसे आप कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को नेचुरली कम कर सकते हैं, दवाइयों से कितना कम हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, आपकी डाइट से कितना कम हो सकता है, योगा से कितना कम होता है, और मेन बात जो आप घरेलू नुस्खे ट्राई करते हैं वो घरेलू नुस्खे कितने कारगर है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका। नमस्कार। जो भी इंसान कोलेस्ट्रॉल की बात करता है वो हमेशा कोलेस्ट्रॉल की बुराई करता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ब्लॉकेज हो गया और हार्ट अटैक आ गया। लेकिन मैंने कोलेस्ट्रॉल की कुछ अच्छाइयां भी सुनी है, तो आप बताइए कोलेस्ट्रॉल कितना फायदेमंद है और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल कितना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद, आपका स्वागत है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि आपके जीवन की कहानी में कोलेस्ट्रॉल न तो विलन है न हीरो है। ठीक है? हाँ जी। जिस तरह बाकी पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं, विटामिन्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, सबका अपना 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 एक उत्तरदायित्व है, एक कार्य है, करते हैं वो। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का भी कार्य है जीवन में। अगर कोलेस्ट्रॉल मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए रियल या वैल्यूएबल नहीं होता तो ईश्वर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डालता नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल का शरीर में इसीलिए है कि इसकी आवश्यकता है। तो दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल, मैंने कहा, एक साधारण पदार्थ है। अगर ये गलत समय पर, गलत परिस्थितियों में, गलत स्थान में चला जाए और गलत कंपनी के एसोसिएशन में आ जाए, मार पिटाई में भागीदार हो जाए और वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कुछ ऐसी ही अवस्था कोलेस्ट्रॉल की है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अच्छा। वैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो चल रहा है आपके शरीर में वो फर्स्ट क्लास है। गलत जगह चला गया, आर्टरी की वॉल में चला गया, आगे हमको क्योंकि बताएंगे आपको डिटेल में कैसे आर्टरी की वॉल में जाता है। तो पहली चीज हमने ये बताई कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अनिवार्य है। तो क्यों? देखिए, आपकी जितनी भी शरीर में कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन होती है, जो दीवार होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हर सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखने में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उसका कारण है। आपके शरीर में हार्मोन बनते हैं। देखिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स में, टेस्टोस्टेरॉन मेल में।
ये तभी बनते हैं जब कोलेस्ट्रॉल हो। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और जो कॉर्टिजोल है उसकी जो बेसल रिंग है वही आपको नहीं मिलेगी बनाने के लिए। तो उस पर आप कैसे बनाएंगे हार्मोन? विटामिन डी का बनना और आपके बोन्स में जाने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। नर्वस फंक्शंस में, आपके ब्रेन में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफ़ी होता है। आपकी जितनी भी नर्व्स हैं उनके बाहर शीथ होती है, इसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ का एक एसेंशियल कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के शरीर में बड़े अच्छे अच्छे फायदे भी हैं। मतलब आप कोलेस्ट्रॉल को सिंपल वर्ड में कहें तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब है फैट। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल का जिक्र ऐसे करते हैं ना, गुड फैट, बैड फैट। हाँ, तो इस तरह से इसका जिक्र किया जाता है। हाँ। तो आपने ये बताया कि इतना फायदेमंद है कि हमारे शरीर में शायद ही कोई ऐसा ऑर्गन होगा जो कोलेस्ट्रॉल के बिना सरवाइव कर पाए। तो इसलिए सबके लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। लेकिन सर, जब भी कोई कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने जाता है, लिपिड प्रोफाइल करवाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस पूरी रिपोर्ट को पढ़े कि उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल होता है, एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है। तो आप बताइए, ये एचडीएल क्या होता है, वीएलडीएल क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये एलडीएल क्या है? हाँ, तो ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों से कहूंगा, देखो ये वीडियो आपको दोबारा तो देखना ही पड़ेगा, है ना। तो दूसरी बार जब बैठें तो एक कागज और पेंसिल लेके बैठें और अपनी रिपोर्ट सामने रख के बैठें, ठीक है। फिर आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जो मैं कहने वाला हूं, क्योंकि इसमें काफी सारे छोटी 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 8-10 बातें हैं। तो जब आपने रिपोर्ट देखते हैं तो ऊपर लिखा होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब आपके खून में चलने वाली सारी चर्बी, टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल मीन्स चर्बी, सारी चर्बी, हर तरह की चर्बी, अच्छी भी, बुरी भी, द गुड, द बैड, द अगली, सारी हैं इसमें। मैं बताऊंगा कौन कौन सी है। अच्छा, तो ये तो हो गया टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इससे आगे की इंफॉर्मेशन भी और चीजों से मिलती है। दूसरी चीज आप देखते हैं, एक लिखा होता है TG, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड का जो फैट है वो फ्री फैटी एसिड है। फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फ्री फैटी एसिड। तो यूं समझो, अगर कोलेस्ट्रॉल चर्बी है तो ट्राइग्लिसराइड चीनी और चर्बी है, क्योंकि ग्लिसरॉल तो कार्बोहाइड्रेट है, वो चीनी से आता है। तो कैसे है, अगर आपने जितनी चीनी खानी थी उससे ज्यादा खाई, या आपने जितनी चर्बी खानी थी उससे ज्यादा खाई, तो वो खून में चीनी चर्बी कम्बो, कॉम्बिनेशन ट्राइग्लिसराइड है। ओके। वो फायदेमंद ऐसी बात नहीं है। ये कुदरत ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि पुराने जमाने जब हंटर गैदरर थे, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, तो बॉडी ने, लिवर ने ट्राइग्लिसराइड बनाने की क्षमता बना ली। कि क्यों? कि देखो ऐसा है कि जब खाना ना मिले तो ट्राइग्लिसराइड को हम तोड़ लेंगे, ग्लिसरॉल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, इससे फ्री फैटी एसिड और ये कैलोरी प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्टोरेज मैकेनिज्म के लिए बना था। तो आप जो भी ज्यादा चीनी और चर्बी खाते हैं वो बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बनते हैं और स्टोर होकर के फैट बनता है। तो सारा जो फैट जमा हुआ है, ये यहीं से शुरू होता है। और चीनी से मतलब केवल रिफाइंड शुगर से नहीं है यहाँ पे। हाँ, चीनी से मतलब जो भी मीठे पदार्थ हैं। हाँ, मिठाइयाँ, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, हाँ। चीनी और शहद और ये सब उसमें आया। क्योंकि कई लोगों लगे ना कि चीनी का मतलब सिर्फ चीनी होता ना है। ना ना, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद सब बराबर के भागीदारी है हाँ इसमें। जी। अच्छा, फिर आपने देखा आपके उस पे लिखा होता है LDL। हाँ। तो LDL को आप दो तरह से याद रख सकते हैं। एक तो कहते हैं LDL वो है जो हानिकारक है, जिसे लो करना चाहिए, तो L फॉर लो, या L फॉर लाउजी भी कर सकते हैं, जो आपको जो है हानिकारक करता है। हाँ। तो ये हो गया LD लाइपोप्रोटीन, LDL कोलेस्ट्रॉल होता है तीसरा जो होता है। चौथा कोलेस्ट्रॉल होता है HDL। उसमें ये जो है ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, ये आपको बचाता है। H फॉर हेल्थी, H फॉर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। उसका VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो है ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कंबाइन होते हैं दोनों। अच्छा। लेकिन ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं, तो ये VLDL होता है। VLDL होता है। और एक नॉन HDL लिखा हुआ है नीचे,
नॉन एचडीएल का मतलब ये टोटल कोलेस्ट्रॉल में से एलडीएल निकाल दो तो वो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो इस तरीके से पूरा हम प्रोफाइल पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। लेकिन सर मैं इसमें हम ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में करूंगा कि इन सब के अलावा कोलेस्ट्रॉल में और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि जैसे हम कहते हैं ना एलडीएल, जैसे आपने दो चीजें बताई हाँ। कि एचडीएल और वीएलडीएल। एचडीएल तो हो गया आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, हाँ। और एलडीएल हो गया बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कम करना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर किसी इंसान की बॉडी में एलडीएल लगभग 150 या 200 है, हाँ। हाँ। यानी बढ़ा हुआ है, हाँ। और एचडीएल भी बढ़ा हुआ है, हाँ। तो क्या ये खतरनाक रहेगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए ऐसे समझिए, मैंने आपसे पहले ही कहा एलडीएल लाउजी कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल हेल्थी कोलेस्ट्रॉल। तो यूं समझिए कि एलडीएल जो है ये डंप ट्रक है। ये डंप ट्रक क्या करता है, कूड़ा उठा करके जा करके वेसल वॉल में फेंक देता है, तो आपको प्लाक बनता है, आपको जो है ब्लॉकेज बनती है। तो एलडीएल अगर डंप ट्रक है, ठीक है, तो एचडीएल गार्बेज ट्रक है। अच्छा, गार्बेज ट्रक वो होते हैं जो घर में आके कूड़ा लेके जाते हैं लेके ना। जाते हैं। तो जब एलडीएल जो है डंप ट्रक ले जा करके आर्टरी के अंदर वेसल वॉल में जब एलडीएल को डंप करता है, जिससे आपकी ब्लॉकेज शुरू होती है, तो एचडीएल जो है ये जो क्या कहते हैं गार्बेज ट्रक है, जाके उसको निकालता है। अच्छा, मतलब एलडीएल कूड़ा इकट्ठा कर रहा है, हाँ, और एचडीएल उस कूड़े को बाहर निकाल बाहर निकाल रहा है। तो अगर एलडीएल ज्यादा है और एचडीएल भी ज्यादा हो तो अच्छी बात है। अगर एलडीएल ज्यादा है और एलडीएल बहुत कम है, तो मतलब कूड़ा अंदर ले जाने वाले जो वो है कर्मचारी ज्यादा है और कूड़ा निकालने वाले कम है, तो ज्यादा जम जाएगा। अच्छा, तो ये इसका है। तो देखिए अभी मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं। हाँ जी। किसी ने अपनी कोलेस्ट्रॉल कराई। अब ये देखिए कागज पे लिख लीजिएगा ये, फिर क्योंकि आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी बाद में। आपने कहा टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 था, ट्राइग्लिसराइड 150 थे, एलडीएल 100 थे, एचडीएल 50 था। आपके डॉक्टर ने कहा शाबाश, वाह वाह वाह, बस बस ठीक हो आप चले गए, आपको हार्ट अटैक हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या जी। जब इसमें आपने देखा कि एलडीएल, मैंने आपसे कह दिया एक इक्वेशन है, तो अगर आप ग्रेडेशन करें कि क्या क्या कितना हानिकारक है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हानिकारक है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल से थोड़ा सा ज्यादा हानिकारक है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्राइग्लिसराइड से ज्यादा हानिकारक है। जो वीएलडीएल में कोलेस्ट्रॉल है और जो आईडीएल में इंटरमीडिएट में कोलेस्ट्रॉल है, वो एलडीएल से भी ज्यादा हानिकारक है। इसके बाद आगे बताएंगे आपके जो रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल से 3 गुना ज्यादा हानिकारक है। अच्छा, उसके बाद आगे बताएंगे आपको रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल से जो स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो उससे 5 गुना ज्यादा हानिकारक है, और स्मॉल डेंस एलडीएल से एपोप्रोटीन लिटिल ए 10 गुना ज्यादा हानिकारक है, जिसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाया है। तो देखिए आपने अगर ये सिर्फ 4 चीजें देख ली, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200, एलडीएल 100, एचडीएल 50, ट्राइग्लिसराइड 150, आप खुश हो गए। लेकिन आप अगर कैलकुलेट करो, ठीक है ना, मैं इक्वेशन नहीं दे रहा हूं अभी आपको, आप कैलकुलेट करो तो इस फैक्टर में आपका नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आएगा 150, तो ये बॉर्डरलाइन रिस्क हो गया आपका। हाँ। इसमें आपका जो है स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर कैलकुलेट करें तो आएगा 30, इससे आपका मॉडरेट रिस्क हो गया। इसमें आप कैलकुलेट करें तो आपका रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल आएगा 50, नॉर्मल 30 से नीचे होता है, तो आप हाई रिस्क हो गए। तो आपके 200 कोलेस्ट्रॉल, 150 ट्राइग्लिसराइड, 100 एलडीएल और 50 एलडीएल में आप खुश हो गए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि नॉन एचडीएल आपका माइनर रिस्क है, आपका मैंने कहा कि स्मॉल डेंस लाइपोप्रोटीन जो है वो और ज्यादा मॉडरेट रिस्क है, और मैंने कहा रेमनेंट पार्टिकल का और ज्यादा रिस्क है। तो ये सारी चीजें देखने का, अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सीखना चाहिए, ये कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए कि सर आपने मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल ठीक बता दिया, एलडीएल ठीक बता दिया, ट्राइग्लिसराइड ठीक बता दिया, एचडीएल ठीक बता दिया, सर मुझे 3 चीजें और बताइए आप, मेरा नॉन एचडीएल कितना है, मेरा रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल कितना है, और मेरा जो है स्मॉल डेंस एलडीएल कितना है। ये तीनों आप इन चारों से ही आगे पीछे इक्वेशन लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लाइपोप्रोटीन लिटिल ए का अलग टेस्ट होगा।
हाँ। तो अगर आपने केवल एलडीएल एस्टिमेट कर लिया और देख लिया और खुश हो गए तो ये इनफ नहीं है, केवल एचडीएल कर लिया तो इनफ नहीं है, केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल कर लिया तो इनफ नहीं है, एलडीएल नहीं। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में ये चारों को देखते हैं, नॉन एचडीएल को भी देखते हैं, रेमनेंट कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं, स्मॉल डेंस एलडीएल को देखते हैं, एपोप्रोटीन एपोलाइपोप्रोटीन लिटिल ए को देखते हैं, और एपो बी एपो ए रेशो को देखते हैं। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। सारी चीजें। और लाइपोप्रोटीन लिटिल ए पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो बहुत 2 घंटे से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन सर मैं फिर इसी टॉपिक पे आता हूं, जो एचडीएल है, जैसे हम एलडीएल देखते हैं, हम रिपोर्ट में देख लेते हैं, अच्छा ठीक है यहाँ पे 150 से 200 के बीच में होना चाहिए, और ज्यादातर रिपोर्ट्स में मैक्सिमम लेवल 200 दिखाया जाता है। आप बताइए कितना मैक्सिमम लेवल होता है एचडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल का, और कितना मिनिमम? हाँ, तो देखिए इसके बारे में मैं पहले 2 क्वालिफायर्स दे दूं। पहला तो ये है कि मैं आपको इसमें कितना भी समझा दूं, ठीक है ना, अनलेस यूर अ कार्डियोलॉजिस्ट और लिपिडोलॉजिस्ट को थोड़ा समझना मुश्किल है। हाँ। ठीक है ना, मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको जो है समझना मुश्किल है। तो ये लेवल्स जो होते हैं ये 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं कि आपकी एज कितनी है, आपके रिस्क फैक्टर कितने हैं, और आपके हार्ट की कंडीशन क्या है। क्या आपको रिस्क फैक्टर्स हैं लेकिन ब्लॉकेजेस नहीं है, रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन आपको जो है हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो ये हर एक के लेवल अलग 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 परिस्थिति में अलग अलग लेवल को नॉर्मल गिना जाता है। रिस्क फैक्टर का मतलब बीमारियां, रिस्क फैक्टर का मतलब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, पुअर डाइट, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, मेल सेक्स, इंडियन एथनिसिटी, एडवांसिंग एज, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। ये एसोसिएटेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एचआईवी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो देखिए ये समझने के लिए पहले चलते हैं कि ये एलडीएल कैसे घुसा, क्या बना। मैंने कहा ना कि गलत जगह पर, गलत समय पर। तो पहली चीज मैं अपने हर वीडियो में दोस्तों आपसे कहता हूं, एंडोथीलियम। मैं बार बार समझाता हूं कि पूरी आर्टरी के अंदर की एक झिल्ली जो लाइनिंग होती है उसको एंडोथीलियम कहते हैं, वन सेल लेयर होती है। मैंने आपसे ये भी कहा कि योर हेल्थ इज एज गुड एज योर एंडोथीलियम। एंडोथीलियम को हेल्दी रखें। तो जब तक मान लीजिए 2 लोग हैं, एक का एलडीएल है 170 और एक का एलडीएल है 120। 170 वाले को हार्ट अटैक नहीं हुआ, 120 वाले को हार्ट अटैक हो गया। क्यों? कि 170 वाला एक्सरसाइज करता था, डाइट ठीक थी, योगा करता था, मेडिटेशन करता था, प्राणायाम करता था, हेल्थी खाता था, जीवन में उसे कोई स्ट्रेस नहीं था, स्मोक नहीं करता था, ड्रिंक नहीं करता था, और नॉर्मल वेट था। एलडीएल जिसका 120 था वो स्मोक भी कर रहा है, ड्रिंक भी कर रहा है, दिन भर बैठा रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, खाना गलत खाता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, गलत टाइम सोता है, गलत टाइम जगता है, वेट उसका ज्यादा है, वेस्ट रेशो ज्यादा है, उसको हार्ट अटैक हो गया। क्या फर्क था दोनों में? एंडोथीलियल हेल्थ। एंडोथीलियल हेल्थ, जो एंडोथीलियम के अंदर की लाइनिंग है वो स्मोकिंग से डैमेज होती है, अल्कोहल से डैमेज होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से डैमेज होती है, पुअर डाइट से डैमेज होती है, स्ट्रेस से डैमेज होती है, पुअर सोशल इंटरेक्शन से डैमेज होती है, पुअर स्लीप से डैमेज होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से डैमेज होती है, जेनेटिकली डैमेज होती है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो अगर एंडोथीलियम हेल्थी है, वो लाइनिंग में आपके दरार नहीं है, अगर लाइनिंग की दरार में से एलडीएल घुसता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एलडीएल जो है न तो हीरो है ना विलन है, और मैंने ये भी आपको कहा था कि एलडीएल गलत स्थान पे, गलत समय, गलत अवस्था में पहुंच के गलत कंपनी के साथ गलत काम में लग जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो एलडीएल तो आपके जैसे कोलेस्ट्रॉल खून में जा रहा है। तो एक चीज और बता दूं, न तो एलडीएल का ये इरादा है कि वो आपकी एंडोथीलियम में से जाकर के आपकी इंटिमा में जाकर के ब्लॉकेज बनाने लगे, ना ही उसकी ख्वाहिश है कि आपको हार्ट अटैक हो। अच्छा, एलडीएल का ऐसा कोई विचार नहीं है, ना तो एलडीएल का इरादा है आपकी नसों में जमने का, ना एलडीएल की ख्वाहिश है आपको हार्ट अटैक देने की। तो ये कैसे हो जाता है, ये एक्सीडेंट कैसे होता है, मतलब दुर्घटना कैसे घटती है, कैसे पूरा हमारी नसों में ब्लॉकेज बनता है, वो आप एक बार समझा दीजिए। हम हमेशा यही कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है,
आपकी नसों में ब्लॉकेज होने लगा है। हाँ। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो ब्लॉकेज होता कैसे है। तो हाँ, आप समझाइए ये- बिल्कुल सिंपल शब्दों में कैसे बनता है ब्लॉकेज। हाँ, ये आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, मैं सीधे सीधे शब्दों में समझाता हूँ पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है। तो देखो दोस्तों, एलडीएल तो खून में बह रहा है, कोलेस्ट्रॉल खून में बह रहा है, और मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन में जा रहा है, हार्मोन्स में जा रहा है, एंडोक्रिन में जा रहा है, अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका, मैंने कहा एंडोथीलियम जो झिल्ली है वो हेल्दी है, उसमें कोई दरार नहीं है, नसों के अंदर की झिल्ली झिल्ली में कोई दरार नहीं है, तो ये जा रहा है। अब मान लीजिए आपके एंडोथीलियम नसों के अंदर एक झिल्ली में एक दरार आ जाए, हाँ जी। तो क्योंकि ये तो सर्कुलेट कर रहा है, इसको यहां से भी कोई धक्का मार रहा है, वहां से मार रहा है, तो दरार में से अंदर घुस गया वो, इसको वहां जाना नहीं था, इसका वहां कोई काम भी नहीं है, मैंने कहा, लेकिन उसे जगह मिल गई, वो चला गया उसमें, उसका इरादा भी नहीं था, ख्वाहिश भी नहीं थी। भाई धक्का मुक्की हो रही है, सारे पार्टिकल जो हैं ब्लड में फैल रहे हैं, जैसे नदी में चीजें तैर रही हैं, कहीं नदी मुड़ती है, कहीं पत्थर होता है, तो हर चीज यूं यूं होती रहती है, तो बेचारी इस चक्करों में ये भी गलत जगह चली गई। अब देखिए ये पहुंच गई गलत जगह, एलडीएल पहुंच गया आर्टरी के अंदर, इसका इरादा नहीं था वहां जाने का। जैसे ये पहुंचा तो इसे भी लगा मैं कहाँ आ गया, और आपके नस को भी लगा ये कौन आ गया, दोनों तरफ से। तो इसको वहां डर लगा, तो इसके पास फ्री रेडिकल ऑक्सीजन आया, बोले भाई देख यहाँ तू मर जाएगा अकेला, हमारे साथ देख ले, जुड़ ले, तो हम यहाँ रहते हैं, हमें मालूम है कैसा मोहल्ला ये है, सेफ रहेगा, हमसे दोस्ती कर ले। तो वो उससे दोस्ती कर लेता है। अब वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। अच्छा। जैसे ही एलडीएल ऑक्सीडाइज्ड होता है, ये बड़े बड़े कारनामे शुरू हो जाते हैं इसके। तो इसको आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं, जो आपकी आर्टरी के वॉल के अंदर है, वो देखते हैं ये कौन आ गया दादा, कहाँ से आ गया, उधम मचा रहा है, उछल कूद कर रहा है, वो उसको पकड़ती है। वो पकड़ती हैं, फिर उनका घमासान युद्ध शुरू होता है। जब युद्ध शुरू होता है तो मैक्रोफेज आती हैं, आपकी जो है इम्यून सेल्स आती हैं, उससे फिर सूजन आ जाती है। अच्छा। अब ये सारी सूजन आ गई, तो पहली चीज तो मैंने कहा एंडोथीलियम में दरार पड़ी। हाँ। तो अगर आपने स्मोकिंग, अल्कोहल, वो सारी चीजें नहीं करी तो दरार ही नहीं पड़नी थी, एलडीएल को यहाँ आना नहीं था। एलडीएल यहाँ आ गया, ऑक्सीडाइज हो गया, गड़बड़ शुरू हो गई, उसका तो कोई इरादा नहीं था वहां जाने का, न दंगा फसाद करने का। अब वो दंगे फसाद में भागीदार हो गया। जब ये दंगे फसाद में भागीदार होता है तो एचडीएल भी उसी दरारों में से अंदर आता है, क्योंकि दरार लगी है। मैंने कहा था एचडीएल हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, मैंने आपसे कहा वो जो है वो गार्बेज ट्रक है जो निकालने वाला है। तो कई बार वो एलडीएल से कहता है भाई निकल यहाँ से, फंस जाएगा, मैं तुझे ले जाता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मतलब एलडीएल एंडोथीलियम में दरार आने से जब वो अंदर जाता है तो वहां ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है, जो ऑक्सीडेशन होता है वहां पे। लेकिन वही एचडीएल उस ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, वापस लेके आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एचडीएल का लेवल ज्यादा है और एलडीएल का लेवल भी ज्यादा है तो ब्लॉकेज होने के चांसेस कम है। यही तो मैंने कहा था, आपको समझा रहा हूं। तो एचडीएल होनहार है, ऐसा होनहार भाई है जो उसको बचाने लेके जाता है, भैया तू निकल आ यहाँ से, मर जाएगा यहाँ पे। तो जितना निकाल सकता है, आपका एचडीएल भी कम ही है। अब उसमें से और एलडीएल आ रहा है, और पार्टिकल आ रहे हैं। अब वो करते 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 वो सूजन बन जाती है। जब वो सूजन पूरी बन गई तो उस सूजन को बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, उनको कहते हैं स्मूथ मसल सेल्स, और कई चीजें आती हैं जो उसको ऊपर वो एक कैप्सूल बना देती हैं कि ब्लॉकेज जो अंदर आ रही है उसके ऊपर एक दीवार बना दे, जिससे कि अब अंदर तो देखिए कूड़ा करकट जमा हुआ है, नस सिकुड़ गई है, लेकिन अगर आपने दीवार मजबूत बना दी कूड़े के चारों ओर, बाउंड्री वॉल, तो कूड़ा जो है वो ब्लड में लीक नहीं करेगा, हार्ट अटैक नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कई लोगों की ब्लॉकेज 70% होती है, लेकिन अगर उनका आप इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड से देखें या ओसीटी से देखें, अगर उनकी वॉल मजबूत है तो उनको हार्ट अटैक नहीं होता। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी जो दीवार जो बनती है वो कच्ची होती है, और कच्ची दीवार जो है उसमें अंदर से कूड़ा जो है जोर मार रहा है, दीवार कच्ची है, वो फट जाती है। और जैसे ही दीवार फटी, अब ये सारा कूड़ा करकट जो है ब्लड वेसल के अंदर आ गया, नस में आ गया। जैसे ही आया तो ब्लड क्या कहता है, भाई ये क्या कहां से आ गया, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो वहां उसको कैसे ब्लड पकड़ेगा, ब्लड को तो एक ही काम आता है, ब्लड को क्लॉट करना। तो वहां पे एक बहुत बड़ा क्लॉट बना देता है। अब जो कूड़े से मिल करके क्लॉट बना, पूरी नस बंद हो गई, अब उसमें ब्लड फ्लो बंद हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया। तो मतलब इतने सारे फैक्टर्स काम करते हैं।
तो लेकिन इससे एक चीज ये भी समझ में आती है सर कि अगर आपको ब्लॉकेजेस से बचना है हाँ तो अपने एचडीएल पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। हाँ मतलब लोगों का ज्यादा ध्यान होता है एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने पे, हाँ और कम ध्यान होता है एचडीएल को बढ़ाने पे। हाँ तो यहाँ पर है कि एचडीएल को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं हाथ से ले रहा हूँ। जी जहाँ पे इंसान को इजी सॉल्यूशन मिलता हाँ है जी वो एकदम ले लेता है, हाँ जहाँ डिफिकल्ट मिलता है उसको छोड़ देता है। हाँ तो आपने बड़ी अच्छी बात करी। आपके पास दो चीजें हैं, या तो एलडीएल को कम करो, एचडीएल को बढ़ाओ। मैं तो ये कहता हूँ एलडीएल को भी कम करो, एचडीएल को भी बढ़ाओ। हाँ तो एलडीएल के तो कहते हैं डॉक्टर साहब गोली लिख दो, उन्होंने लिख दी एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, कोई स्टैटिन लिख दी तो फटाफट 40% एलडीएल गिर गया, आप खुश। हाँ एचडीएल बढ़ाने में मेहनत लगती है। तभी तो। एचडीएल बढ़ाने की कोई दवा नहीं है। हम्म देखिए एचडीएल के लिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ दो तो एकदम एचडीएल बढ़ता है। इसीलिए स्मोकर स्मोकिंग छोड़ दे तो हार्ट अटैक का चांस कम हो जाता है, क्योंकि एचडीएल बढ़ जाता है। एचडीएल बढ़ जाता है। नंबर 2, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, एचडीएल उससे बढ़ता है। कोई दवा नहीं है। और एचडीएल को बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है। कुछ जो हेल्थी प्लांट्स हैं आपके, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, ये थोड़ा एचडीएल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फूड से आप चेंज करके एचडीएल बढ़ा सकते हैं, एक्टिविटी से। लेकिन ये काम हो गया लाइफस्टाइल चेंज करने का, ये डिफिकल्ट काम हो गया जो हम करवाते हैं अपने पेशेंट। इसीलिए आप हंसे थे क्योंकि ये मुश्किल काम है। एलडीएल पे गोली ली, अगले दिन गिर जाता है। एचडीएल बढ़ेगा 3 महीने बाद, तो ये दिक्कत आती है। लेकिन सर अगर थोड़ा आप लेवल भी बता दीजिए, क्योंकि देखिए हमने जान लिया कोलेस्ट्रॉल क्या फायदेमंद है, रिपोर्ट्स में कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल होते हैं और कौन सी चीज कितनी खतरनाक है, कैसे ब्लॉकेज हो रहा है, और एचडीएल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने बता दिया एक्सरसाइज और आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को सुधार के। और डाइट क्या होनी चाहिए उस पर हमने एक अलग से सर के साथ वीडियो बनाया है हार्ट पर, जिसे आप डिटेल में देख सकते हैं। वहां कोलेस्ट्रॉल तो आप इस वीडियो में जान जाएंगे, लेकिन उस वीडियो में आप ये भी जानेंगे हार्ट को कैसे हेल्दी रखे, पूरी डाइट। लेकिन आप यहाँ पे मुझे लेवल से समझाइए एक बार कि एचडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और मिनिमम कितना, और जो हम लैब में जाके टेस्ट कराते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए इसके लिए फिर अगर आपके पास पैनल कागज है तो अच्छी बात है। तो देखिए ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये कि एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल का एज रिलेटेड होते हैं। दूसरी चीज है कि आपकी एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स, मैं कहता हूँ क्या है। मैंने आपको फिर रिपीट करता हूँ, आपकी अगर आप इंडियन है तो हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा है। एज बढ़ती है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। मैंने कहा एज का फैक्टर है। मेल्स में हार्ट डिजीज का रिस्क फीमेल से ज्यादा होता है, 10 साल पहले हार्ट डिजीज आती है। फिर मैंने कहा आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अगर हो तो उसका रिस्क है। फिर मैंने कहा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग और अल्कोहल हो। फिर मैंने कहा आपसे अदर एसोसिएटेड कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एचआईवी, इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर्स, ये सारे हों, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स गिने जाते हैं। ये अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं तो अलग लेवल है। आपके बाद ब्लॉकेज होगी तो अलग रिस्क चाहिए, हार्ट अटैक हो गया तो अलग। तो इस तरह से 4 अलग हैं, जिससे मैं एलडीएल की एग्जांपल से बताया था। आप सब तो नहीं बता पाऊंगा ना है। तो मान लीजिए कि आप बिल्कुल हेल्थी 35 साल के हैं, आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है हार्ट डिजीज की, आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपकी हेल्थी लाइफस्टाइल है, आप अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्लीप अच्छी है, स्ट्रेस नहीं है, जेनेटिक रिस्क नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है आपको, है ना, सब कुछ ठीक है। तो 130 एलडीएल फाइन, 140 एलडीएल फाइन। अब मान लीजिए कि आपकी जो लाइफस्टाइल खराब है, आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपको ट्रंकल ओबेसिटी भी है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपके होते जा रहे हैं, और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हार्ट डिजीज की। अब आपको 100 पे रखना है। देखिए रिस्क फैक्टर बढ़ गए, तो अब एलडीएल अब आपका 130 नहीं, अब आपको 100 पे रखना है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके ब्लॉकेज हो गई, आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टेंट हो गया, अब आपको 70 से नीचे रखना। अच्छा, मान लीजिए आपके हार्ट अटैक हो गया और दोबारा ब्लॉकेज हो गई, तो अब और हाई रिस्क हो गए, अब आपको 55 से नीचे रखना है। तो देखिए हम अपने प्रोग्राम में जिसके भी पहले एंजियोप्लास्टी हुई है या स्टेंट डला है या हार्ट अटैक हुआ, उसका एलडीएल हम 50 से नीचे रखते हैं। आप पूछोगे क्यों? 2 कारण है।
आपको शायद ये मालूम ना हो, जब आप माँ के पेट से आते हो तो आपका LDL 45 होता है, 45। 45। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 55 होता है, 65, 75, 85। जब आप एडल्ट होते हो तो 130 हो जाता है, जब आप 50-55 में पहुंचते हो तो 150 हो जाता है, तो एज के साथ बढ़ता है। 80 साल के हो जाते हो तो 160 हो जाता है। अच्छा। ये नेचुरल चीज जो देखी गई है, आपको हैरानी होगी। आपका सोडियम नहीं बढ़ता, पोटेशियम नहीं बढ़ता, आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, सिर्फ यही बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप जब माँ के पेट से आते हैं, माँ ने आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाया, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, वेसल लचीली थी, सब कुछ ठीक था, आपका LDL भी ठीक होता है। धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल जो है गड़बड़ होती जाती है, बढ़ता जाता है। ये नेचुरल प्रोग्रेशन ये है। नेचुरल है। अभी देखिए कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ हमारी लाइफस्टाइल नहीं होती है, अमेजोन जंगल में देखा गया, उनका LDL 60 होता है, 50 होता है, उनका बढ़ता ही नहीं सारी उम्र। उनको कोई हार्ट अटैक नहीं होता, ना तो उनको स्ट्रेस है, ना वो जो है गलत खाना खाते हैं, दिन भर तो वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये है कि आपके एज के साथ, हाँ। रिस्क फैक्टर्स के साथ, तो आपको बैठ करके अपने रिस्क फैक्टर लगाने हैं। क्या क्या आपके पास है, मैंने आपको लिस्ट दे दी है। फिर आपको ये देखना है क्या आपके ब्लॉकेज है लेकिन स्टेंट नहीं डला, हाँ। या ब्लॉकेज है और स्टेंट डला है। ब्लॉकेज है, स्टेंट डला और हार्ट अटैक हुआ है, तो हर एक में अलग अलग लेवल है। कितने हार्ट अटैक हुए हैं? हाँ। सो दूसरा रीजन क्या है कि हम LDL 50 से नीचे रखते हैं अपने प्रोग्राम में। जितने भी रिवर्सल ट्रायल करे गए हैं पिछले 10-15 साल में, पहले स्टैटिन के थे, रिवर्सल ट्रायल थे कई सारे, और फिर PCS के 9 इनहिबिटर्स के कुछ ट्रायल से, पैकमैन ट्रायल, ग्लेगॉफ ट्रायल। इन हर ट्रायल में देखा गया इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड के साथ कि आधे लोगों को तो उन्होंने LDL जितना है उतना रखा, जो बताते हैं गाइडलाइन की 70 के आसपास रखो। आधों का उन्होंने जो है 50 से नीचे कर दिया। तो जिनका 50 से नीचे 40 के आसपास आया, उनका जो एथिरोमा वॉल्यूम उन्हें अल्ट्रासाउंड से देखा, जो प्लाक था, जो अंदर कचरा जमा हुआ था, वो श्रिंक होना शुरू हो गया। अच्छा। 18 महीने में, 12 से 18 महीने में वो श्रिंक होना शुरू हो गया। और उनकी जो वो वॉल थी वो स्ट्रांग हो गई कि वो फटे ना, कि हार्ट अटैक ना हो। तो हार्ट अटैक करने की क्षमता उस ब्लॉकेज की कम हो गई, और ब्लॉकेज का अपना साइज भी श्रिंक होना शुरू हो गया। अगर ये सिर्फ 1.5 साल में है, 1.5 साल इसके बाद 4, 5, 6, 8 साल रखो तो और कम 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 होता जाएगा। तो हार्ट अटैक का रिस्क उसने एकदम खत्म कर दिया, और फिर श्रिंकेज शुरू कर दी, रिवर्सल शुरू हो गया। तो इसी साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पे हम अपना रिवर्सल प्रोग्राम बनाते हैं, जिसे डैश रिवर्सल थेरेपी कहते हैं। जी। उस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया जी है। जी। लेकिन अब मैं इसमें कुछ और चीजें भी जानना चाहूंगा सर। ये तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद जानूंगा कि दवाई से कितना कोलेस्ट्रॉल कम होता है और नेचुरल डाइट से कितना कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, आप हार्ट के डॉक्टर हैं, ठीक है, हार्ट के डॉक्टर होने के बावजूद भी आप क्यों कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां खाते हैं? हाँ, तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैंने आपसे कहा हमारा प्रोग्राम जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड में हम बेस्ट ऑफ द वेस्ट, बेस्ट ऑफ द ईस्ट लेते हैं। मैंने अभी आपको सारे ट्रायल बता दिए कि अगर LDL अगर ना 55 से नीचे ले जाओगे तो ब्लॉकेज रिवर्स करने लगेगा। ठीक है। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, मेरी माता जी को हार्ट अटैक हुआ, दोनों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। मेरे भाई को हार्ट अटैक हुआ, उसका भी कोलेस्ट्रॉल, उसको 43 ईयर्स की एज में मेरे ब्रदर को हार्ट अटैक हुआ। आई ओनली वन ब्रदर, है ना। मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल कराया तो मेरा 232 था, 232। LDL 148 था, 40 साल की उम्र में। अच्छा। ठीक है। तो मैंने जब सारा देखा तो मुझे मालूम है जेनेटिकली तो मैं इंजीनियर्ड हूँ, उसी राह पे चलने पे जैसे पिताजी, माताजी, भाई गए थे। तो अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं हार्ट अटैक ना लूँ, ब्लॉकेज ना लूँ, स्टेंट ना लूँ। तो उसके लिए मैंने देखा कि आपको अपने LDL को नीचे लाना है। तो मैंने लाइफस्टाइल चेंज करी, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जितना भी अपने डैश रिवर्सल थेरेपी में लाइफस्टाइल बताते हैं सारी करी मैंने। उससे मैंने 30% अपना LDL कम कर दिया। 30%, मैं 100 के आसपास आ गया। अच्छा, बढ़िया। अब देखिए ये सीलिंग है जी। लाइफस्टाइल को चेंज करके आप 30% कर सकते हैं। अब उसके बाद और एक स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल है जो एक कॉल्डवेल एसेल्स्टाइन ने 1998 में यूज करी थी अपने पेशेंट्स के साथ। उन्होंने उनको सिर्फ होल फूड, प्लांट बेस्ड, ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स एंड क्या कहते हैं,
फ्रूट्स, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन खिलाए थे। होल ग्रेन। सिर्फ 4 चीजें, 0 ऑयल, 0 सॉल्ट, 0 शुगर, 0 नट्स, 0 सीड्स। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट थी, आम आदमी वो नहीं कर पाता। उससे आप 50% कर सकते हैं उस स्ट्रिक्ट डाइट से साथ, जो प्रॉपर प्लांट बेस्ड है। हाँ, ओनली प्लांट बेस्ड है, और 0 शुगर, 0 ऑयल, 0 सॉल्ट, 0 नट्स, 0 सीड्स वाली जो डाइट है वो मैं नहीं कर पाया। मुश्किल होती है करना। हाँ, मुश्किल है। तो जब मैं 100 तक आया था, लेकिन मुझे और नीचे लाना था, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं स्टैटिन लूंगा। तो मैंने स्टैटिन ली, मैंने एज़ेडिमाइब भी ली। 2017 में, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, मेरे बहुत ही प्रिय मित्र, मेरे बेस्ट फ्रेंड, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, सडनली पेशेंट देखते देखते उनका हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई उनकी। वो भी मेरी तरह लाइफस्टाइल थी उनकी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, पर थोड़ा कोलेस्ट्रॉल था और फैमिली हिस्ट्री थी मेरी तरह। तो तब मुझे झटका लगा, मैं कहा नहीं, मुझे ये दवाइयाँ लेनी है। तो 2017 से दोस्तों मैं भी स्टैटिन ले रहा हूँ, पूरी लाइफस्टाइल अपना रिवर्सल प्रोग्राम पूरा करता हूँ, और एज़ेडिमाइब भी लेता हूँ। मेरे को ना तो कोई साइड इफेक्ट हुआ स्टैटिन से, ना मेरा कोई लिवर डैमेज हुआ, ना मेरा कोई मेमोरी खराब हुई। मेरे विचार से, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरी मेमोरी राइट नाउ आई थिंक इज बेटर देन व्हाट इट वाज इन मेडिकल स्कूल। मुझे चीज़ें अभी ज़्यादा समझ में आती हैं, ज़्यादा याद रहती हैं बनिस्बत की जब मैं स्टूडेंट थे। तो कोई इससे मेमोरी खराब नहीं होती है, बल्कि अब तो ये भी आ गया है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल नीचे हो उनके अल्जाइमर के चांस कम होते हैं, डिमेंशिया के चांस कम, तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो इसलिए देखिए, हर चीज का हमें प्रयोग करना चाहिए, विज्ञान का भी प्रयोग करना चाहिए और अपने योग ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहिए, हमें आयुर्वेदा का भी प्रयोग करना चाहिए, सबको मिला करके जिसमें जो बेस्ट है उसका यूज किया जाए, उसको हमने लिया है अपने प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ ना सर कि जिनके पेरेंट्स को हार्ट अटैक हुआ है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, तो बच्चे को हो उसके ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए आपके पेरेंट्स को था, आपके भाई को हार्ट अटैक था, इसलिए आपको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था जी। तो वो सारी जेनेटिकली वो चीज चलती आई है। तो वहां पे फिर बॉडी को और पेशेंट की तरह नहीं बल्कि अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। हाँ, अभी देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। 25% कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में डाइट से, 75% लीवर मैन्युफैक्चर करता है। अच्छा। और दूसरी एक रहस्यमयी बात क्या पाएगी विज्ञान ने, कि अगर आप डाइट के कोलेस्ट्रॉल को कम कर दो ना, तो लिवर प्रोडक्शन बढ़ा देता है। हाँ, क्योंकि बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है लिवर बनाएगा। हाँ, तो चक्कर क्या है कि जो लिवर जो बनाता है उसे HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर एंजाइम कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। उस पर जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जेनेटिकली वो एंजाइम अगर अप रेगुलेटेड है तो उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा ही होगा। तो ये बुरा मानने की बात नहीं है कि सर मैंने सब कुछ किया, डाइट करी, योगा किया, प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया, फिर भी मेरा LDL जो था ज़्यादा था, मुझे हार्ट अटैक हो गया। नहीं, क्योंकि जेनेटिकली आपका एंजाइमेटिक डिफेक्ट है, उस एंजाइम को आपको इनहिबिट करना पड़ेगा। इसीलिए ये स्टैटिन जो है ये HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर कहे जाते हैं, उस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में इसीलिए चाहते हैं कि हम केवल ये नहीं कहेंगे कि बस कोई दवा नहीं लेनी है आपको, गलत बात है। आपको दवा भी लेनी है, आपको लाइफस्टाइल भी लेनी है और दुआ भी लेनी है, और दोनों चीज लेंगे तो अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन सर लोगों को लग रहा होगा वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो हो सकता है इस वीडियो को आपको 2-3 बार सुनना पड़े। तो मैं एक अगला क्वेश्चन सर ये है कि जैसे आपने लीवर की बात की कि 75% कोलेस्ट्रॉल लीवर में बन रहा है, 25% आपके डाइट से है। अगर किसी इंसान का लीवर फैटी है, लीवर में स्वेलिंग है या लीवर एनलार्जमेंट है, सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है, या डायरेक्टली कहें कि लीवर की कोई बीमारी है और लीवर ठीक से काम नहीं करता, तो क्या उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या फिर कम होगा? और बढ़ेगा। अच्छा। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उन्हीं को फैटी लिवर होता है। ऐसा भी है। तो उन लोगों में, ऐसे अंग्रेजी में एक शब्द यूज करते हैं, डबल जेपडी जी। हाँ, 2 तरह की मार है। पहली मार तो ये कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से फैटी लिवर हुआ। वो फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, दोनों तरफ से मार हो गई। ओके। तो ये नहीं है कि हाँ, लेकिन ये क्या लिवर फेल हो जाए फिर कोलेस्ट्रॉल गिर जाता है। तो फिर तो आप ऐसी अवस्था तो नहीं चाहते कि मैं लिवर खत्म कर दूं, लिवर ट्रांसप्लांट करा लूंगा, ये तो बड़ा ड्रास्टिक ट्रीटमेंट हुआ जी। हाँ, तो इसलिए डाइट को भी देखना है और लिवर एंजाइम्स को भी देखना, कम करना पड़ेगा। सर आपने एंडोथेलियम की बात बताई थी कि नसों की झिल्ली के अंदर
अगर दरार आ जाती है तो एलडीएल अंदर चला जाता है, और फिर ब्लॉकेज बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एलडीएल जब उस एचडीएल जब उसको वापस लाता है तो ब्लॉकेज रिवर्सल होता है। बिल्कुल। तो यानी हमें अपने नसों की अंदर की झिल्ली को मजबूत रखना है। हाँ, लेकिन देखिए, कैसे? वही तो बताया ना मैंने वो आपको। तो आपने बता दिया कैसे, लेकिन अगर किसी की नसों की झिल्ली में दरारें आ चुकी है, नसों की झिल्ली अनहेल्दी है, हाँ, उसको अपनी बॉडी में क्या सिम्टम पता चलेंगे? यानी एक आम इंसान कैसे पता लगाए कि उसकी नसों की झिल्ली में दरारें आ चुकी है, बहुत। अनहेल्दी है? मैं आपको 3 सिंपल टेस्ट बताता हूं ये पता करने के कि आपका एंडोथेलियम हेल्थी है या अनहेल्थी। जरूर बताइए। नंबर 1, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाँ। इसका मतलब आपकी ब्लड वेसल की फैलने की और सिकुड़ने की शक्ति जा चुकी है। वो तभी जाती है जब एंडोथेलियम डिसफंक्शनल हो, अनहेल्थी हो। तो जिसको भी ब्लड प्रेशर है उसका एंडोथेलियम डिसफंक्शनल है, उसमें दरारें भी है। पहली चीज, सिंपल टेस्ट हो गया। हाँ। अच्छा, दूसरा टेस्ट, अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी, स्ट्रेसफुल, पुअर डाइट, पुअर सोशल रिलेशंस, नो डिसिप्लिन, इरेगुलर स्लीपिंग आवर्स, इरेगुलर वेकिंग आवर्स, ठीक है, टोटली डिसरप्टेड लाइफस्टाइल है, आपका एंडोथेलियम डिसफंक्शनल है। और मैं आपको बताऊं कितनी देर में एंडोथेलियम डिसफंक्शनल हो जाता है जी। हमारे डॉक्टर रॉबर्ट वोगल थे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के, आज से 40 साल पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक कफ बांधा और ब्रेकियल आर्टरी की रिएक्टिविटी को चेक किया यंग एडल्ट्स की। तो उन्होंने इनका देखा कि रिएक्टिविटी का मतलब कितनी सिकुड़ती और फैलती है। तो नॉर्मल देखा तो 25 साल का लड़का है तो उसकी ब्लड वेसल नॉर्मल सिकुड़ेगी, ठहरेगी, ठीक है, तो वो नॉर्मल एंडोथेलियम था। उसके बाद उसको उन्होंने एक लार्ज क्वार्टर पाउंडर, डबल क्वार्टर पाउंडर विद फ्रेंच फ्राइज जिसे कहते हैं ना, वो आता ना बड़े बड़े हैमबर्गर, हाँ। तो डबल हैमबर्गर फ्रेंच फ्राई के साथ उसको वो दिया मिल्क शेक जो बच्चे खाते हैं। तो डबल हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज और फिश, मतलब इतना फैट हो गया वो, समझो कम से कम 3000 कैलोरी का मील है, वो उसको खिला दिया। उसको खिला के उसके एब्जॉर्ब होने में आधा घंटा लगता है, आधे घंटे बाद उसको ब्रेकियल आर्टरी रिएक्टिविटी टेस्ट करी, 30% गिर गई। अच्छा। एक हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज और मिल्क शेक फुल फैट खाने के बाद विद इन 30 मिनट्स 30% ब्रेकियल आर्टरी रिएक्टिविटी, एंड ब्रेकियल आर्टरी रिएक्टिविटी डिनोट करती है एंडोथेलियल फंक्शन। तो इतनी जल्दी एंडोथेलियम खराब हो जाता है सिर्फ इतनी सी चीजों से। बार बार जो समोसा और जलेबी डाल रहे हैं वो बार बार जो है वो इंजर हो रहा है, लेकिन उसमें ट्रिमेंडस कैपेसिटी है हील करने की। तो आपने समोसा जलेबी डाली, अगले दिन उसको हरी सब्जी और फल मिल गए, उसने थोड़ा हील कर लिया। फिर आपने समोसा जलेबी डाली, अगले दिन थोड़ी हरी सब्जी फल मिल गई, उसने हील कर लिया। लेकिन अगर समोसा जलेबी पे ही रहे 1 महीना तो फिर वो फट जाएगी। अच्छा, तो मतलब इतना ज्यादा रिस्की है ये सब कुछ। लेकिन सर इसमें एक चीज और है कि आपने वो तो बता दिया, आप मुझे एक बार डैश के बारे में बताइए, क्योंकि हम आपके साथ जो भी वीडियो बनाते हैं आप हर वीडियो में डैश का जिक्र करते हैं, यानी डैश रिवर्सल थेरेपी, जो ट्रीटमेंट ब्लॉकेज रिवर्सल, हेल्दी हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लाइपोप्रोटीन हर अपने पेशेंट को आप देते हैं। तो ये आपकी डैश रिवर्सल थेरेपी क्या है? हाँ, देखिए मैंने बार बार ये सारी बीमारियों की जिक्र किया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, पीसीओएस, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज। आजकल की मॉडर्न एलोपैथी कहती है भाई तुम्हारे लिवर में फैटी लिवर है, तुम हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, स्कैन कराओ। तुम्हारी किडनी में तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ। तुम्हारा ब्लड प्रेशर है, तुम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। लेकिन हमारी होलिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे हमारे स्वामी जी को जानते हो ना आप, स्वामी दयादीपानंदा, डॉक्टर शिव कुमार, वो हमेशा कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी मुझे उनकी बात, कि बीमारियां अनेक, इलाज एक, लाइफस्टाइल। तो मैं ये कहता हूं कि बीमारियां अनेक, कारण एक, इलाज एक। तो देखिए ब्लड प्रेशर का कोई कारण बता देता है, इसका कारण बता देता है, कोलेस्ट्रॉल कारण बताता है। इन सब कारणों का महाकारण आपकी लाइफस्टाइल है। तो हम कारण को ट्रीट नहीं करते, हम महाकारण को ट्रीट करते हैं। तो रिवर्सल होता है कारण को। कारण कैसे? अभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अभी टेल मी 40 मिलीग्राम दूंगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन कल नहीं लोगे तो फिर बढ़ जाएगा। तो कारण तो मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है, लेकिन महाकारण क्या था मैंने बताया, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। अगर आपकी मैंने एंडोथेलियम को हेल्दी कर दिया, ठीक है, डैश से, डैश मैंने डाइट, डी फॉर डाइट,
ए फॉर एक्टिविटी, जिसमें योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम आता है और एक्टिव वॉकिंग आती है। एस से हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर स्लीप, सोशल कनेक्शंस, हेल्थी एंड स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में। एच में हम 2 हैबिट्स कहते हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग। तो ये हमारे ये 8 प्रिंसिपल्स हैं इसके डैश के। ये चीजें आपने अगर ठीक कर ली, 8 चीजें, ठीक है, तो ये डैश की रिवर्सल थेरेपी के पिलर्स हैं। इन पिलर्स को कैसे ठीक करते हैं हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं। देयर डिफरेंट प्रैक्टिसेस, टोटल हमारे पास करीब 28 प्रैक्टिस हैं। तो जब हम आपका 2 वीक प्रोग्राम करते हैं, उसमें आपको धीरे धीरे एक 2 प्रैक्टिस देते हैं। एक साथ ये नहीं हो सकता है, ऐसा हमने पाया है। हमने ये भी पाया है कि 2 हफ्ते करने का ही सिर्फ ठीक नहीं है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, मैं कहता हूँ अपने वीडियो में कई बार, उन्हें देखा था डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम में, कि अगर इसको 6 महीने तक मेंटेनेंस फेज में नहीं रखो तो फिर आप उसी आत्मा में चले जाते हैं। तो डैश में हम यही करते हैं, आपका कंसल्टेशन किया, रिस्क फैक्टर्स डिफाइन करें, आपके लिए इंडिविजुअल बना दिया, आपको ये के लिए ये ट्रीटमेंट है। अब वीडियो में मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं, लेकिन आप मुझसे मिलेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर आदमी अलग है, हर एक की बीमारी अलग है, परिस्थिति अलग है, मनस्थिति अलग है। तो परिस्थितियों मनस्थितियों को मिला करके फिर हम बताते हैं आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 बातें ठीक करनी, पूरी 50 बातें ठीक नहीं करनी। हाँ। और उसके बाद 2 वीक में हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और फिर 6 महीने तक मेंटेन करते हैं, और इस तरह आप रिवर्सल से फायदा उठाते हैं। मैं चाहूंगा सर आप इसमें थोड़ा सा डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले मैं लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं, हर वीडियो में कमेंट आता है कि डाइट क्या है, कौन सी एक्सरसाइज करे। तो यहाँ पे लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि हर इंसान की बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसके अंदर कौन से मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी है, उसके हिसाब से डाइट निर्धारित होती है। मेरी बॉडी में कौन सा विटामिन मिनरल कम है, आपकी बॉडी में कौन सा कम है, दोनों के अलग अलग होंगे। अगर सेम होंगे तो सबका पैमाना अलग अलग होगा, तो डाइट वहां पे चेंज हो जाएगी। हेल्थ इश्यू अलग अलग होंगे किसी को, यानी किसी को अर्थराइटिस है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, तो वहां पे थोड़ी डाइट में चेंजेस आएंगे। या फिर किसी को किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है, किसी को कोई खाने के बाद सूट नहीं करता। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, कई लोगों को जो स्प्राउट्स होते हैं अंकुरित, उससे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, और इसलिए कई लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरे को एक बार एक वैद्य जी ने बताया था कि पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कई लोगों को पपीता खाने के बाद पेट में दर्द हो जाता है। तो इस तरीके से एक जनरल डाइट हर इंसान पे लागू नहीं की जा सकती है, और सेम एक्सरसाइज में होता है। अब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई है नहीं हुई है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को कम लोअर बैक में पेन रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे बहुत से हेल्थ इशू है, तो वहां पे एक्सरसाइज और योगा के आसन बदल जाते हैं। हाँ। इसलिए हर इस वीडियो में हम ये नहीं बता सकते कि आप ये डाइट खा लो और ये एक्सरसाइज कर लो, तो उसके लिए आपको पर्सनली कंसल्ट करना जरूरी होता है, जब पर्सन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड डाइट होते ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शिकायत रहती है, तो उनकी शिकायत को थोड़ा सा दूर करने के लिए आप ये बताइए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह का योग करना चाहिए, एरोबिक या एनारोबिक, और डाइट में क्या चीज शामिल करनी चाहिए। हाँ। तो देखो, एक फिलोसॉफिकल बात करता हूं। हाँ। आम की गुठली जी जमीन में गिर गई, अब आम की गुठली ने को ना तो कोई विटामिन लेके आया, हाँ, ना कोई सप्लीमेंट लेके आया, ना प्रोटीन शेक लाया, ना आम की गुठली जिम में गई जी, ठीक है, ना आम की गुठली ने माला जपी, ना आम की गुठली ने पार्टी में गई, ना आम की गुठली कोई दोस्त थे जी, वो मिट्टी में गिरी, उसी मिट्टी से और पानी से, हवा से और सूरज से, 4 ही चीजें थी ना। इन 4 चीजों से ये आम की गुठली इतना बड़ा पेड़ बन गई, जिसमें सालों साल हजारों आपके टेस्ट के आम लगते हैं। आप समझ रहे हैं ये बात मैं कहाँ जा रहा हूं जी? है, ये है प्रकृति जी, दिस इज नेचर। हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में हमको सही करने की पूरी क्षमता है। आपके सामने मैंने बता दिया, वो आम की जरा सी गुठली इतना बड़ा आम बन गई और 40 साल तक आम देती रही। उसने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गई? धरती, जड़े गई उसकी धरती में, जो धरती से मिनरल जो उसको मिले, और उसके बाद उसने हवा ली, पानी लिया, सूर्य की किरणें ली, ये लेकर के सब बन गई। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी में भी ये शक्ति है।
आप जितना नेचुरल लिविंग करेंगे, जितना नेचुरल खाएंगे, नेचुरल एक्टिविटी, इसीलिए हमारे प्रोग्राम में नेचुरोपैथी का इतना बड़ा कंपोनेंट है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में डाइट समझी जाए तो आप प्लांट बेस्ड डाइट बस, लीजिए, बस। यानी जो भी पेड़ पौधों से आपको मिल रहा है भोजन, फिर चाहे वो पेड़ पौधों से मिलने वाला कोई सा भी हो, उसको खाया जाए। लेकिन सर ये बता दीजिए कि पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन को उबालकर रॉ फॉर्म में सब्जियां खाई जाए, सैलेड खाया जाए, या फिर उन्हीं सब्जियों से बने हुए बर्गर के अंदर डला हुआ पत्ता खाना चाहिए, या पिज्जा के ऊपर डला हुआ स्पिनच खाना चाहिए, या प्याज टमाटर? अब आप देखिए, धीरे धीरे मुझे पूरे प्रोग्राम की डाइट पे ले जा रहे हैं। होल फूड, प्लांट बेस्ड। हाँ जी। फ्रूट, फल को होल, सब्जी को होल, हाँ। इसी तरह अनाज को भी होल, पिसा हुआ अनाज नहीं। और प्लांट बेस्ड का है। देखिए, डॉक्टर कॉल्डवेल एसेल्स्टाइन का मैंने जिक्र किया, 1998 में उन्होंने एक ट्रायल किया। ट्रायल में क्या किया कि जितने पेशेंट जिनको ब्लॉकेजेस थे, 2 वेसल 3 वेसल, जिनको बाईपास नहीं कराना था, हार्ट अटैक हो चुका था, उन ऐसे 40-50 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। उसने कहा भाई देखो, हम तुमको होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट खिलाएंगे। होल फूड में क्या है? फल, हरी सब्जियां, ठीक है, जैसे केल बहुत खिलाई उन्होंने। होल ग्रेन, पिसा हुआ अनाज नहीं, मोटा अनाज है, ब्राउन राइस। और लेग्यूम्स, लेग्यूम्स कहते हैं दालें या चना या मटर, या इनको एज क्लोज टू नेचुरल एज पॉसिबल, या तो रॉ में या बॉयल में या ग्रिल में करके आप खाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं खिलाया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये करिए, बड़ा मुश्किल है, ये एग्जांपल है, एक एग्जांपल है। उसमें कोई तेल नहीं था, कोई नमक नहीं था, कोई सॉल्ट नहीं था, कोई नट्स नहीं थे, कोई सीड्स नहीं थे, कोई सप्लीमेंट्स नहीं थे, कोई विटामिन नहीं, कुछ नहीं था। और उन्होंने 1.5 साल बाद बताया किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, सबका कोलेस्ट्रॉल 150 से नीचे आ गया, सबकी ब्लॉकेजेस रिवर्स हुई। उन्होंने पहले एंजियोग्राम किया, बाद में एंजियोग्राम किया। तो लोग जो चाहते हैं, मैं उनका रेफरेंस डाल दूंगा उनके लिए, एसेल्स्टाइन स्टडी के 2 सेगमेंट से डाल देंगे। इसी तरह बाद में डीन ऑर्निश ने स्टडी करी, उसने इसके साथ योग और डाला, और उसने भी ये रिवर्सल बताया। तो ये संभव है, ठीक है ना, योग से, डाइट से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से और एक्टिविटी से। जो लोग सेडेंटरी होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उनको ये चीजें ज्यादा होती हैं। अब मैं ज्यादा उसमें इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि एक्टिविटी, योग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नीट पे शायद एक बन चुका है वीडियो, हमने वीडियो के अंदर प्रॉपर डिस्कस किया है। एक हार्ट का वीडियो है सर के साथ 1.5 घंटे का, उसमें प्रॉपर डाइट, नीट, सब कुछ डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में हमने फिर से डिस्कस किया तो 1.5 घंटे का और एक लंबा वीडियो बन जाएगा, यानी लगभग 3 घंटे का ये वीडियो। लेकिन एक्सरसाइज पे हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, हाँ, कि कौन कौन सी करनी चाहिए। लेकिन सर इसमें लास्ट में 1-2 चीज और है बस, कि कोई इंसान है, उसने, जैसा आपने कहा ना कि मेडिसिन से पॉसिबल है 30 to 40% आपका कोलेस्ट्रॉल गिरता है, और डाइट से भी गिरता है 30% तक। और जो डाइट आपने बताई थी एग्जांपल देखकर, अगर उसको फॉलो किया जाए तो उससे आप 50% गिरा सकते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए, एक इंसान है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और उसने दवाइयां खाकर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर लिया बिल्कुल, क्या फिर उसको दवाई खाने की जरूरत है, या फिर दवाई से एक बार कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के बाद वो अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल से, योगा प्राणायाम से उसको मेंटेन रख सकता है और दवाई छोड़ सकता है? चांसेस कम है। अगर तो आपका हार्ट अटैक की सिचुएशन है और ब्लॉकेजेस हैं, तो आप दवा नहीं छोड़ सकते। नॉर्मल इंसान जो है, जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो वो शुरू में दवा ले, लाइफस्टाइल भी करे, बाद में जब लाइफस्टाइल मैच्योर होगी तो दवा को कम कर सकता है। अच्छा, जैसे मतलब मेरे जैसा कोई नॉर्मल इंसान है जिसको कोई हेल्थ इशू नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और कोई जेनेटिक या कोई पेरेंट्स की हिस्ट्री नहीं है, तो दवाई से कोलेस्ट्रॉल कम करने के बाद लाइफस्टाइल? नहीं, मैं आपको दवा दूंगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है, आप यहाँ हैं, बिल्कुल दवाई नहीं दूंगा। पहले लाइफस्टाइल से शुरू करेंगे, लाइफस्टाइल से शुरू करके 6 हफ्ते बाद आपका कोलेस्ट्रॉल रिपीट करेंगे। फिर हमसे बात करेंगे, आपको हाँ सर आपने ये तो कहा था लेकिन मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ, ये तो कहा था याद ही कर रहा हूँ, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं भाई पूरा करो। फिर हम 6 हफ्ते बाद चेक करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि 3 से 6 महीने के अंदर अंदर केवल डैश से ही, डाइट, एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन से हम आपका पूरा एलडीएल ठीक कर दें। फिर हमको दवा नहीं देंगे। दवा हम सिर्फ तब देते हैं जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। हर एक को दवा नहीं देते। दवा उसको देनी है जिसको इमीडिएट प्रोटेक्ट करना है। आपको तो इमीडिएट प्रोटेक्ट नहीं करना है, आप यंग हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, इसलिए आप मुझे दवा नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे।
तो ये तो और अच्छी बात है ना सर कि, और इसमें आप ये भी बताइए कि अगर कोई इंसान बिना किसी नीड के दवाइयां खाया जा रहा है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? सब देखिए, जिसका भी इफेक्ट है नेचर में उसका साइड इफेक्ट है। हाँ। ठीक है, तो आप हर्जाना तो भरेंगे, हम्म। लेकिन आप जब भी कोई दवा लेते हैं साइड इफेक्ट्स में, तो आप वही करते हैं। मैं बार बार एक शब्द यूज करता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इन हिंदी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जीवन में आप कुछ भी करते हैं, आप देखते हैं इससे कितना हमें रिवॉर्ड मिलेगा, कितना हम रिस्क ले रहे रिस्क है। हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं हाँ भाई इतना रिस्क मैं ले लूंगा और फिर उसका इतना रिवॉर्ड ले लूंगा। लेकिन रिस्क कभी कभी जो है वो एक दुर्घटना में भी चला जाता है। तो इसी तरह हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, इसलिए तो हम मेडिसिन लास्ट रिजॉर्ट देते हैं, पहले लाइफस्टाइल देते हैं। हाँ, इसलिए हेल्थ के मैटर में रिस्क कम लेना चाहिए। रिस्क कम लेना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपको लगभग 40 साल हो गए हैं हार्ट के पेशेंट देखते हुए, अब तक कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपने सबसे बड़ा मिथ क्या सुना है? यानी आजकल सोशल मीडिया है, सब कुछ है, आपको क्या लगता है कि समाज में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे बड़ा भ्रम कौन सा है? अच्छा, सबसे बड़ा भ्रम है सप्लीमेंट्स। कौन से? सारे सप्लीमेंट्स भ्रम है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, सप्लीमेंट के ऊपर सारे जितने हैं, एक पब्लिश रिव्यू आया था अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में, आप उसको गूगल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग रेड राइस ईस्ट लेते हैं, ठीक है, काफी जगह में रेड राइस ईस्ट, बाद पता लगा क्या है, लोवास्टैटिन है इसमें, वही ड्रग है। तो रेड राइस ईस्ट 10% गिराता है। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल गिराने की रेड राइस ईस्ट की कैपेसिटी है। उसके बाद फिर कई और चीजें आती हैं, जिनको आता है जो चाइना से आता है। उसके बाद जो है आपका ये गार्लिक आता है। ठीक है, गार्लिक सर इसका बताइए आप कि ये गार्लिक जो लहसुन है बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर कोलेस्ट्रॉल को गिराने के लिए। अब इसको लेकर बहुत भ्रांतियां भी हैं, हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, लेकिन आप इतना बता दीजिए जो लहसुन और अदरक कितने % कोलेस्ट्रॉल को गिराते हैं? 3 to 5%। हर एक स्टडीज में अगर आपका LDL 100 है तो गिर के 95 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका LDL 160 है मान लीजिए, आपने गिरा के 157 कर दिया या 155 कर दिया, तो कोई रिस्क में फर्क तो नहीं आया ना आपका, आपको तो उसको 100 से नीचे लाना है। तो अब आप उस गार्लिक को लेने के बाद, ठीक है, एक फॉल्स सिक्योरिटी में आ गए कि भाई मैंने गार्लिक ले लिया, बस अब मैं नेचुरल कर रहा हूं, लेकिन आपका LDL 160 से 150 हुआ और आपको हार्ट अटैक हो गया। क्यों? कि आपने रॉन्ग नॉलेज से फॉल्स सिक्योरिटी ले ली। तो ये कहना बिल्कुल सत्य है कि गार्लिक से कोलेस्ट्रॉल गिरता है, लेकिन 3 से 5% गिरता है। लेकिन जब हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं तो 3 से 5% जो है वो चुटकी भर है। यहाँ तो हमको जो है शेर भर कोलेस्ट्रॉल कम करना है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल है, जहां हमने प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर योगा प्राणायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, साथ में गार्लिक और जो जिंजर है उसे ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन केवल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अदरक और लहसुन पर डिपेंड नहीं हो सकते। बिल्कुल। और देखिए ये जितनी चीजें हैं हमारी जो स्पाइसेस हैं इंडिया की ना, गार्लिक है, जिंजर है, अनियन है, या क्लोव है, सिनेमन है, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनमें केवल कोलेस्ट्रॉल करने की क्षमता नहीं है, इनके अंदर जो है फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइटो केमिकल्स हैं, जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। देखिए अब तो कितनी साइंस में रिसर्च हो रही है, सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन को ठीक करने वाला नेचुरल सब्सटेंस तो टर्मरिक है, हल्दी है ना। अब देखिए अमेरिका में अब हल्दी का दूध आ गया, सारे स्टारबक्स में बिक रहा है, लोग अब सब हम अब इंडियन भी हल्दी दूध पी रहे हैं, अलग नाम से। अब वो $5 का देते हैं, दूध पीते हैं। घर में हमारी माँ रोज पिला देती हल्दी में दूध, जब भी चोट लगती थी हल्दी में दूध डालती। तो हमारी पुरानी पद्धति सबसे बेस्ट थी। तो अच्छे हैं, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो है लहसुन से सिर्फ 3 से 5%। सर एक इसमें एक लास्ट क्वेश्चन, मैंने बहुत सुना है, बहुत देखा, जैसे आपने कहा ना सबसे बड़ा भ्रम है सप्लीमेंटेशन, जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं। मेरे पास बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं जो ये दावा करते हैं इस जूस को पी लो, मतलब मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, उस जूस का नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे जूस है जिसमें लिखा होता है कि ये जूस आपको कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा। क्या मार्केट में ऐसा कोई जूस है जो कोलेस्ट्रॉल को गिरा सकता है? देखिए मैं ये बार बात में कई बार कह चुका हूं, हर वीडियो में कह चुका हूं, आज फिर रिपीट करूंगा। ये
कोलेस्ट्रॉल इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, जैसा कि आपको इस वीडियो से अब तक पता लग गया है। मेरी लाइफ का ये गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है कि इफ देयर इज ए सिंपल सॉल्यूशन टू ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, इट्स यूजुअली रॉन्ग सॉल्यूशन। अगर एक जूस, एक पुड़िया या एक कैप्सूल खा करके हार्ट अटैक खत्म हो गया होता तो आज सारे दुनिया में ये महामारी ना आई। तो इन मिथ्या भ्रांतियों में न आए, साइंस को समझें, विज्ञान को समझें और आयुर्वेद को समझें, नेचुरोपैथी को समझें, योग को समझें, मेडिटेशन को समझें, प्राणायाम को समझें, उसको भी मिलाएं। बेस्ट ऑफ द ईस्ट, बेस्ट ऑफ द वेस्ट। कोई क्विक फिक्स जो होते हैं ना सॉल्यूशन कि ये 2 ले लो बस आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ये ना चाहिए। इस पे मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसमें आप टाइम, एफर्ट एंड मनी वेस्ट करते हैं और फॉल्स सिक्योरिटी लेते हैं। मेरे पास मरीज आया कल अभी विजयवाड़ा से, उसका हार्ट अटैक हुआ, उसको रेमनेंट पार्टिकल्स आए थे, ट्राइग्लिसराइड्स आए थे, पर वो कोलेस्ट्रॉल तो कम किया था लेकिन उसने रेमनेंट पार्टिकल कम नहीं किए, तो उसके लिए मैंने उसको मेडिसिन दी। तो मैंने बताया भाई मेडिसिन महंगी है ये थोड़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो 7 सप्लीमेंट ले रहा था, उस सप्लीमेंट की कॉस्ट आती है 10,000 रुपये महीना। कहाँ से, कुछ तो अमेरिका से मंगा रहा था, कुछ इंग्लैंड से मंगा रहा था, कोक्यूटेन, क्रोमियम और ये एंजाइम और वो एंजाइम और ये लेना वो लेना, कुछ नहीं है ये हिंदी में पता नहीं कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में टिंकरिंग ऑन द एजेस, है ना। ये थोड़ा थोड़ा असर करते हैं। तो आप मोटी बात को तो आपने छोड़ दिया, है ना, जो करना है लाइफस्टाइल एंड रियल कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग ड्रग, और छोटे छोटे सप्लीमेंट्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को जो अभी याद आया है और मुझे लगता है अगर ये छूट गया तो शायद लोगों के साथ अन्याय होगा। हमने अलग से वीडियो बनाया है लेकिन इसमें जिक्र करना चाहूंगा, क्या जैसा आपने पेशेंट का उदाहरण दिया, क्या वजह है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड रिपोर्ट में नॉर्मल आने के बाद भी हार्ट अटैक होता है? वो वही मैंने बताया ना आपको। पहली चीज तो ये है कि आपके एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर कितने हैं। अभी अब जो आदमी है वो बिल्कुल सेडेंटरी है, फास्ट फूड खा रहा है, नियमित जीवन नहीं करता है, जिंदगी में बड़ा स्ट्रेस चल रहा है, 16-16 घंटे काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज हो गई है, ओबिसिटी, ट्रंकल ओबिसिटी हो गई है, सारी चीजें उसको हो गई हैं। तो मैंने कहा ना उसका एंडोथेलियम कमजोर हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी, और वही एलडीएल जो बहुत ज्यादा नहीं है वो भी अंदर चला जाएगा। देखिए अगर बहुत ज्यादा एलडीएल हो तो खूब सारे घुस जाते हैं, लेकिन एलडीएल कम है, दरार बड़ी है तो भी ज्यादा घुस जाएंगे। देखिए आपका गेट है, छोटा सा गेट हो और पीछे से वो कुंभ की तरह जो है 50,000 आदमी धक्का मार रहे हैं तो खूब सारे आदमी चले जाएंगे उसी गेट में से। लेकिन अगर पीछे भीड़ ज्यादा ना हो, गेट चौड़ा हो, तो भी बहुत सारे आदमी चले जाते हैं। तो ये दोनों को बैलेंस करना है, एलडीएल को भी कम करना है, एंडोथेलियल फंक्शन को भी रिस्टोर करना है, और इन्फ्लेमेशन को भी कम करना है। लाइफस्टाइल में ऐसी लाइफस्टाइल करनी है जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो, लाइफस्टाइल ऐसी करनी है कि एंडोथेलियम हेल्थी हो, और लाइफस्टाइल ऐसी करनी है कि एलडीएल कम हो। तो तीनों को बैलेंस करना है। 3 टांगों के, मैंने बताया ना, 3 चीजों के होने से ब्लॉकेज बनती है। अगर लाइफस्टाइल अच्छी है, एंडोथेलियम हेल्थी है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो एलडीएल बढ़ा भी हो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। लाइफस्टाइल खराब है, एंडोथेलियम खराब है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो थोड़ा एलडीएल भी कर देगा। तो ये एक इन आइसोलेशन आपको नहीं देखना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि when I look at a patient, I look at the whole patient। मैं उस पेशेंट की हर चीज को देखता हूं, उसकी लाइफस्टाइल को देखता हूं, मानसिकता को देखता हूं, परिस्थितियों को देखता हूं, फाइनेंशियल लेवल को देखता हूं, एनवायरनमेंट को देखता हूं। अब मान लीजिए, जैसे मैं बार बार कह चुका हूं, एक वीडियो हमने बनाया था पोल्यूशन, हार्ट अटैक, इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली इट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 46 सिगरेट्स अ डे। अब बताइए, मुझे बहुत दुख होता है कि अभी इलेक्शन हुए दिल्ली में, किसी भी पार्टी ने पोल्यूशन को इशू नहीं बनाया, जबकि सब दिल्ली वालियों को सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पोल्यूशन से हो रहा है। क्योंकि सबके, अभी एक सर्जन थे, उन्होंने वीडियो बनाया था, मैंने देखा कि जिसके भी ऑपरेट करने के लिए खोलते हैं फेफड़े काले निकलते हैं दिल्ली में, सब जमा हुआ है, वो इतना पोल्यूशन है वहां। तो मतलब इतना ज्यादा नुकसान है। हाँ। और यहाँ पे हम ये भी समझ गए हैं कि अगर किसी, जैसा आपने बताया कि किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल 120 है तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है, नॉर्मल होने के बावजूद भी, अगर उसकी एंडोथेलियम यानी नसों के अंदर की झिल्ली कमजोर है या उसमें दरारें आ चुकी है। हाँ। और अगर 170 भी है और नसों के अंदर की झिल्ली मजबूत है तो चांसेस कम है। हाँ।
और दो बातें मैंने और बताई थी जी। अगर HDL ज्यादा है तो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन है। तीसरा मैंने बताया कि लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, अलग पिछले वीडियो हाँ। मैंने बताया आपको, अगर वो बढ़ा हुआ है तो LDL कितना भी हो, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए तो मैं कहता हूँ ना LDL का बाप है, हाँ। तो फिर उससे हार्ट अटैक हो जाता है। और आप लोग लाइपोप्रोटीन लिटिल ए की वीडियो अलग से जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और मैंने आई बटन पर भी शो कर दी है, सजेशन में भी आपको दिख जाएगी। तो वही वजह है कि लाइपोप्रोटीन लिटिल ए अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होने के बावजूद भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कोलेस्ट्रॉल को इतना डिटेल में हमें समझाया है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को सुनने के बाद हर किसी को कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा और अब वो अपने डॉक्टर के पास जाकर कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्वेश्चन भी करेंगे कि आप हमें इस तरीके से समझाइए, या ये भी हो सकता है सर इसी वीडियो को अपने डॉक्टर को भी भेजे कि ये डॉक्टर ने समझाया, बताओ अब हमारे प्रॉब्लम क्या क्या है रिपोर्ट में। और इस वीडियो को अभी मेरे को आपकी बातें सुनने के ऐसा लगा था कि मैं एक मेडिकल क्लास में बैठा हूं जहां प्रोफेसर सामने, आज कोलेस्ट्रॉल का चैप्टर है, प्रोफेसर सामने समझा रहे हैं कि देखो आज आप डॉक्टर बनने वाले हो और आज हम आपको कोलेस्ट्रॉल समझाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को हर इंसान एक स्टूडेंट की तरह सुनेगा और देखेगा ताकि वो प्रॉपर तरीके से समझे और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ पाए। तो उम्मीद करता हूं सर की बताई हुई हर एक बात आप फॉलो करेंगे, लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, डाइट को फॉलो करेंगे, जो सर ने बताए हैं हर एक पैरामीटर्स कोलेस्ट्रॉल के, उन सबका आप ध्यान देंगे और सर की हर एक बात को फॉलो करेंगे और इससे आपको काफी मदद मिलेगी कोलेस्ट्रॉल सहित अपने हार्ट को हेल्दी रखने में। और बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे हार्ट को हेल्दी रखें, और जो हमारा ट्रंकल ओबेसिटी है यानी पेट जब निकला होता है, मोटापे की वजह से हार्ट अटैक कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन कैसे हार्ट अटैक का कारण बनता है, स्ट्रेस कैसे बनता है, ऐसे बहुत से फैक्टर्स, बहुत से टॉपिक्स पर सर के साथ हमने एक प्रॉपर वीडियो की सीरीज बनाई है। आप उन सब वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल में अलग अलग वीडियो के रूप में मिल जाए, ताकि आप अपनी बॉडी से अवेयर हो। जो ब्लड रिपोर्ट, जो टेस्ट आप कराते हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जो दवाइयां, जो ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, उससे अवेयर हो ताकि आप फिट एंड फाइन रह सके। और अगर आप चाहते हैं सर के साथ किसी और टॉपिक पर वीडियो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के साथ सभी हार्ट के टॉपिक्स को कवर किया जाए। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।